हेलो दोस्तों, मैं सजन शाह आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10वीं अध्याय 2। क्या दिया गया है? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक, आज इस अध्याय का हम लोग परिचय पढ़ेंगे, इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हमें यहाँ नीचे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दी गई हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप इन टॉपिक्स पे आधारित उदाहरण, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो उनके जो भी कंसेप्ट होंगे वो आपको जल्दी समझ में आएंगे और वो प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक दिया गया है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और इस तरह से बहुपद के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक दिया गया है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक, मतलब कि बहुपद के शून्यकों को ग्राफ पर कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक दिया गया है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसके शून्यक जो हैं और उसके गुणांक जो हैं उनके बीच में संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। कोई भी दो बहुपद दिए गए हों तो उन बहुपदों को एल्गोरिथम की मदद से हम कैसे विभाजित करते हैं, अर्थात कैसे भाग करते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे पहला, क्या दिया गया है? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर या चरों के घातांक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें 2-3 बातें याद रखनी है। पहला चर, ठीक, दूसरा चर की घात, तीसरा चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चर क्या होता है? देखिए, चर एक राशि है। ठीक, चर राशि किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में यहाँ देखिए एक शब्द है बैरी। बैरी मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव करना, ठीक, बदलते रहना। अर्थात चर राशि क्या होती है? इसका मान बदलता रहता है और इसको अंग्रेजी के अल्फाबेट A to Z मैक्सिमम XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया है x माइनस वाई बराबर 10। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए प्लस हम ले लेते हैं, एक पेन है, एक पेन की कीमत मान लेते हैं x रुपये है, तथा एक पेंसिल की कीमत मान लेते हैं y रुपये है। अब दोनों की कीमत, कुल कीमत कितना है? 10 रुपये है। ठीक, यदि मान लीजिए पेंसिल की कीमत हम लेते हैं 2 रुपये, तब x पेन की कीमत कितना हो जाएगी? 10 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 रुपये आ जाएगा। यदि हम एक पेंसिल की कीमत लेते हैं 5 रुपये, तब पेन की कीमत कितना होगी? देखिए इधर हम घटाएंगे, 10 में 5 घटाएंगे तो कितना पेन की कीमत आएगी? 5 रुपये। तो इस तरह से हमने देखा कि एक समीकरण में x और y ये चर हैं और चर का मान कैसे बदलता है। अलग अलग गणितीय संक्रियाओं में चर राशि का मान अलग अलग हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चर राशि का मान जो है बदलता रहता है। अब देखिए अचर राशि क्या होती है? अचर राशि को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। स्थिर मतलब कोई बदलाव नहीं। ठीक, तो अचर राशि किसे कहेंगे? इसका मान नहीं बदलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता है, जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। जैसे इसको हम लेते हैं संख्यात्मक मान से। ठीक, संख्यात्मक मान जैसे हो गया 1, 2, 3, ऐसी तरह से कोई भी गिनती। जैसे हम हमारे चीज में कोई भी चीज, कोई 2-4 चीजें रखी हुई हैं तो उनको हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो जितनी चीजें हैं उतना ही हम गिनते हैं। अगर मान लीजिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गिनती 1, 2, 3, 4,
क्या इनके मान में कभी परिवर्तन अभी तक आया है? जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही गिनती आज भी हम उसी तरह से पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके पापा लोग, ठीक, आपके पापा लोग 2 भाई हैं, ठीक, 2 भाई हैं, तो आप उन्हें 2 भाई ही गिनेंगे, काउंट करेंगे। क्या ऐसा थोड़ी होगा कि कल आप उसको 3 भाई काउंट कर देंगे, परसों 4 भाई काउंट कर देंगे? ऐसा नहीं है। गिनती जो है वह स्थिर रहती है, जो है एक्चुअल वही हम मान बोलते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं अचर राशि का मान नहीं बदलता है, इसका मान एक समान रहता है। अब यहाँ पे इस तरह से हम लोगों को चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए हम कुछ यहाँ पे बहुपद लिए गए हैं, बहुपदों को देखते हैं। यहाँ पे बीजी व्यंजक दिए गए हैं, इन बीजी व्यंजकों में कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है हम चेक करते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देखिए चर तो हमने समझ लिया, चर और अचर राशि। अब क्या दिया है, घातांक। घातांक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, 2 की पावर 2 है तो नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, आधार, और इसके जो ऊपर रहती है उसको बोलते हैं घातांक, मतलब घात। ठीक, इसी प्रकार से 5 की पावर 3 है तो 5 को आधार बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। तो हमें समझ में आ गया घातांक क्या होता है, ऊपर होती है। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से अनंत तक, इन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात जो है पूर्ण संख्या हो तभी हम उसे बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ बीजी व्यंजक दिए गए हैं, हम चेक करेंगे कौन सा बीजी व्यंजक बहुपद है कौन सा बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक, तो देखिए पहला हमें दिया गया है 2x² प्लस 3x। इसमें हम देखेंगे कि यह व्यंजक बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद के लिए हम क्या करेंगे, चर की घात देखेंगे, और चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चर क्या है, x है, x है, x की घात यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, 1 है, और x की घात यहाँ पे क्या है, 2 है। 1 और 2 दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए यह व्यंजक हम कह सकते हैं कि क्या है, एक बहुपद है। ठीक, अब दूसरा चेक करेंगे, हमें दिया गया है 5x² माइनस 3y। अब यहाँ पहला नंबर देखिए 2x² प्लस 3x में यह हम लिखेंगे कि बहुपद है, और कितने चर में बहुपद है, एक चर में, केवल x है। तो लिखेंगे यह चर x, यह एक चर x में बहुपद है। ठीक, इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे चर क्या दिया गया है, x और y। ठीक, 2 चर हैं, और चर की घात y पे यहाँ पे 1 है, और x की घात क्या है, 2 है। 1 और 2 दोनों ही पूर्ण संख्या हैं, इसलिए यह व्यंजक बहुपद कहलाएगा। अब कैसा बहुपद कहलाएगा, लिख देंगे यह 1, 2, 2 चर में बहुपद है, 2 चर में बहुपद है। इसी तरह से तीसरा नंबर देखिए, चर क्या है, x की घात 10 है जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद होगा। अगला हमें चर क्या दिया है, x, y, z, तीनों की घात क्या है, 2, 2 और इसकी घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद कहलाएगा। अगला दिया गया है 7x² बटा 5 प्लस 4। इसमें चर क्या है, x है, x की घात 2 है, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद कहलाएगा। अगला दिया गया है 5 बटा x²। अब यहाँ पे चर क्या है, x है, x की घात क्या है, -2 है। हम जानते हैं -2 तो पूर्ण संख्या है नहीं, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यह बहुपद कहलाएगा। कैसे, देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 5 और x की पावर -2 ये क्या है, बटे में है। जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा। इस प्रकार से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं चर x है, और चर की घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद कहलाएगा। अगला दिया गया है 3x² प्लस 1 बटे y की पावर -1। यहाँ पे चर क्या है, x है, x की घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। अब चर क्या है, y है, y की घात -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तब इसको चलिए हम हल करके देखते हैं, क्या हो जाएगा, 3x² प्लस
y की घात -1, यह क्या है, पद बटा में है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे चर x है, चर y है, दोनों की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद कहलाएगा। अब 10 एक और देखिए क्या दिया गया है, 10। 10 बहुपद है या नहीं है, यहाँ पे तो हमें चर राशि नजर आ ही नहीं रही है, केवल अचर राशि 10 नजर आ रहा है, संख्यात्मक मान। ठीक, तो हम इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मान क्या होता है, एक्स की पावर 0 का मान होता है 1। अब 1 में 10 का गुणा करेंगे 10 ही आएगा। ठीक, इसका मतलब है कि 10 भी एक बहुपद है। यहाँ पे चर क्या है, एक्स की घात क्या है, 0 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 10 भी एक बहुपद है, लेकिन इसको कैसा बहुपद कहेंगे, अचर बहुपद, अचर बहुपद, अर्थात इसमें चर राशि अभी हमें नजर नहीं आ रही है। इस तरह से कोई भी संख्यात्मक मान दिया गया हो तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अब हम आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुपद नहीं है। ठीक, जैसे हम ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं 3√x + 4। ठीक, अब देखिए यह बहुपद नहीं है, कैसे, जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 और x क्या है, रूट में है, जब रूट का चिन्ह हटेगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, तो इस तरह से प्लस क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ देख रहे हैं चर क्या है, x है, x का घात क्या है, 1/2, और 1/2 हम जानते हैं पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह चर बहुपद, यह व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसी तरह से एक और हम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2x की पावर -3 + 6। अब यहाँ देखते हैं चर क्या है, x है, और x की घात क्या है, -3 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। और एक हम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 10/x की पावर 2। अब यह चेक करेंगे कि यह व्यंजक बहुपद है या नहीं है। तो कैसे, देखिए इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 10x की पावर 2 बटा में है, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ चर क्या हो गया, x की घात क्या है, -2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने बहुपदों को पहचानना अच्छी तरह से सीख लिया है। अब चलिए बहुपद के बारे में और थोड़ा आगे विस्तृत में अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है बहुपद में चर की घात। अब बच्चों हम बहुपद में चर की घात के आधार पे बहुपद का नामकरण करेंगे। ठीक, तो देखिए जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + b के रूप का होता है, जहाँ a और b क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, मतलब संख्यात्मक मान है, और x क्या है, चर है, x क्या है, चर है। तो इस बहुपद में हम देख रहे हैं कि चर क्या है, x है, और चर की घात यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रही है, मतलब क्या है, 1 है। और जब चर की घात 1 होती है तो उसे हम कैसा बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3x - 6। यहाँ पे देखिए 3 और 6 a और b के स्थान पे हैं, x के स्थान पे x है, इसकी घात क्या है, 1 है, और इस बहुपद की, अब यह एक बहुपद हो गया, इस बहुपद की घात क्या है, 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से जिस बहुपद में चर की घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, और यहाँ पे चर क्या है, x है, x की घात यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे हम संख्यात्मक मान ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 9 ले लीजिए a की जगह पर, b की जगह पर हम 6 ले लिए, c की जगह पर आप कुछ 8 5 ले लीजिए। ठीक, 8 ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए चर की घात क्या है, अधिकतम, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अब जिस बहुपद में चर की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax की पावर 3 + bx² + cx + d, जहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं हैं, और चर क्या है, x है। यहाँ पे x की घात देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो x की अधिकतम घात क्या है, 3 है,
और जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से यह त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ ए बी सी डी का कोई भी मान हम संख्यात्मक मान ले सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, जहाँ ए डज नॉट इक्वल 0, इन सभी व्यापक बहुपदों में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या बोल रहा है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, यदि a बराबर हम 0 ले लेते हैं इसमें, तो यहाँ ये पूरा मान 0 हो जाएगा, फिर ओनली b बचेगा। अब यहाँ a बराबर यदि हम 0 ले लेते हैं तो यह पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या बचेगा, bx प्लस c। अब इसमें चर क्या है, x है, x की घात 1 है, इसलिए यह कैसा हो जाएगा, अब रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसमें हम a के जगह पर 0 नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर 0 हो गया तो 0 का इसमें गुणा करेंगे, पूरा मान 0 हो जाएगा। अब यह कैसा बहुपद हो जाएगा, x की पावर अधिकतम क्या है, 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बोला गया है कि इन व्यापक रूपों में a का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x का जो गुणांक है x स्क्वायर, चर x जो है इसके बड़ी घात वाली चर का गुणांक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं शून्यक। ठीक, किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है 3x माइनस 6, इस बहुपद का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने का मतलब होता है किसी भी बहुपद का शून्यक उसका हल होता है, अर्थात इसका हल ज्ञात करेंगे। यहाँ से x का मान आएगा, जो x का मान आएगा वही इसका शून्यक कहलाएगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर हम 0 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हल कीजिए, 3x बराबर क्या होगा, -6 को उधर ले जाएंगे तो +6 होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 6, और 3 गुणा में है तो इधर आएगा तो बटा में होगा। इस तरह से आ गया, 3 × 3, 3 × 6, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यह जो 2 मान आया है वह इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब रैखिक बहुपद हो, यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है, तो जब 1 घात रहेगा तो 1 शून्यक प्राप्त होगा। इसी तरह से द्विघाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। त्रिघाती बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यहाँ से देखिए x की घात 3 है, इसलिए इसके 3 मान हमें प्राप्त होंगे। अब हमने अधिकतम की बात की है। देखिए शून्यक जिसका घात 1 हो तो 1 शून्यक हो सकता है अधिकतम, द्विघाती बहुपद का अधिकतम शून्यक 2 हो सकता है, त्रिघाती बहुपद का अधिकतम शून्यक 3 हो सकता है। अब अधिकतम की हम बात कर रहे हैं। ठीक, और न्यूनतम भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि त्रिघाती बहुपद के मान 0 आए, 1 आए, 2 आए और 3 शून्यक हो जाए। अब इसके बारे में कि इनसे कम भी होता है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए अगला क्या दिया गया है, बहुपदों की संख्या के आधार पर बहुपद का नाम। ठीक, जिस बहुपद में एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे, 2 पद हो तो द्विपदी बहुपद कहेंगे, 3 पद हो तो त्रिपदी बहुपद अर्थात बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद जैसे हमें दिया गया है 3x। ठीक, यहाँ पे देखिए 3x का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा x। तो देखिए ये क्या है, एक पद है। हम जानते हैं कि जब गुणा का और भाग का चिन्ह आ जाए तो वहाँ क्या बोलते हैं, एक पद। वहाँ क्या होता है, एक पद। और जहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाए वहाँ क्या होता है, अलग पद, अलग पद। ठीक, यहाँ पे देखिए गुणा है तो गुणा जब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक पद, इसलिए क्या कहलाएगा, एक पद। अब द्विपद क्या हुआ, जैसे हमने लिख दिया 3x - 4, इसमें देखिए 2 पद है, एक पद 3x है और एक पद क्या है, 4 है। यहाँ देखिए बीच में माइनस आ गया और हमने बोला था कि जब प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वहाँ से पद अलग हो जाता है। यहाँ माइनस आ गया इसलिए पद यहाँ से एक पद इधर हो गया, एक पद इधर हो गया। अब त्रिपद बहुपद देते हैं, क्या है, 3x + 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का मान लीजिए 4 है। ठीक, अब देखिए इसमें टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। एक पद तो मेरा हो गया 3x स्क्वायर, ये गुणा में है। दूसरा पद हो गया 2x, तीसरा पद हो गया 4। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ गया इसलिए यहाँ से पद अलग हो गए। इस प्रकार से 1 2 3 इस बहुपद में कितने पद हैं, 3 पद। तो इसे हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। और एक बात और, यदि किसी बहुपद में 3 या 3 से अधिक पद हों तो उन्हें हम फिर से बहुपद का नाम दे देते हैं। बहु मतलब होता है अनेक पद, जिस बहुपद में अनेक पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से इसको हम बहुपद भी कह सकते हैं डायरेक्ट। अब अगला हम लोग को दिया गया है चरों की संख्या के आधार पर बहुपद का नाम। ठीक,
तो जिस बहुपद में एक चर हो उसे हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे, दो चर हो तो दो चर वाला बहुपद, तीन चर हो तो उसे हम तीन चर वाला बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कुछ उदाहरण लेके। जैसे हमें दिया गया है 3x + 4, इसमें देखिए कितना चर है, ओनली x है, एक चर है, इसलिए एक चर वाला बहुपद होगा। दो चर वाला जिसमें दो चर हो, जैसे 3x + 4y, इसमें देखिए दो चर हैं x और y, इसलिए इसे बोलेंगे दो चर वाला बहुपद। तीन चर मतलब 3x² + 4y² - 6z। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 2 3 x y z तीन चर हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे तीन चरों वाला बहुपद। अगला टॉपिक दिया गया है पद का गुणांक। किसी भी बहुपद में पद का एक गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण के तौर पे दे दिया गया है एक बहुपद 2x³ - 4x² + 5x - 7, यह हमें एक बहुपद दिया गया है। अब इस बहुपद में हमें पद का गुणांक देखना है, प्रत्येक पद का। तो देखिए यहाँ पे कितने पद हैं, एक पद यहाँ हो गया 2x3, दूसरा पद हो गया 4x², तीसरा पद हो गया 5x, चौथा पद हो गया 7। इस तरह से इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, चार पद इस बहुपद में हैं। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, तो यहाँ से x³ का गुणांक क्या है, मतलब x³ के गुणा में क्या है, 2x³ है, इसका मतलब हुआ 2 गुणा x³। तो x³ के गुणा में क्या है, 2 है। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि x³ का गुणांक क्या होगा, 2 है। x3 का गुणांक क्या है, 2 है। यहाँ पे x3 है, इसके जस्ट गुणांक क्या होता है, सटा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, तो इसमें क्या चिपका हुआ है, 2, इसलिए x³ का गुणांक क्या होगा, 2। अब इसी तरह से आगे x² का गुणांक क्या है, x² में क्या चिपका हुआ है, -4। हम साइन भी माइनस लेंगे, यहाँ पे हमने +2 था तो +2 लिया है, तो प्लस हम लिखें या फिर न लिखें वही मतलब होता है। इस तरह से यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब x का गुणांक आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, x में क्या चिपका हुआ है, 5, +5 का मतलब 5, तो x का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। अब आगे बोला जाए कि x⁻0 का गुणांक बताइए, तो यहाँ पे x⁻0 तो हमें नजर आ ही नहीं रहा है, तब हम क्या करेंगे, 7 को हम लिख सकते हैं -7 × x⁻0। हम जानते हैं x⁻0 का मान होता है 1, 1 का -7 में गुणा करेंगे -7 ही आएगा। तो इस तरह से इस बहुपद में x⁻0 का गुणांक क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। देखिए x⁻0 का गुणांक क्या हो जाएगा, -7। इस तरह से बच्चों हमने सीख लिया कि बहुपदों का नामकरण कैसे करते हैं और पद का गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग को दिया गया है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। यदि कोई बहुपद हमें दिया गया है तो उस बहुपद में हम चर की अधिकतम घात देखेंगे, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। इस तरह से मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया गया है px। क्या दिया गया है, बहुपद px बराबर 3x⁵ - 4x³ + 2x² - 7। इस बहुपद में हम बहुपद की घात बताएंगे, और हम जानते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, x है, और x की अधिकतम यहाँ पे घात क्या है, 2 है, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात क्या है, 5 है। इस प्रकार से चर x की अधिकतम घात क्या है, 5 है, इसलिए हम लिख देंगे अतः बहुपद की घात क्या होगी, 5 होगी। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अगला दिया गया है बहुपद के शून्यक। अब देखिए बहुपद के शून्यक मतलब हल कैसे ज्ञात करते हैं। बहुपद का हल ही बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे देखिए हमें दिया गया है बहुपद px का शून्यक ज्ञात करने का अर्थ है कि बहुपद समीकरण px को हम 0 मान लेते हैं, मान के हल करना। जैसे हमें एक बहुपद यहाँ पे दिया गया है px बराबर 3x - 6। अब इस बहुपद px का मतलब हुआ कि बहुपद 3x - 6 का आप शून्यक ज्ञात करना है आपको। तब आप क्या करेंगे कि px बराबर 0 मान लेंगे, अर्थात इस बहुपद को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। अब इसको हल करने पर जो x का मान आएगा वही मान अभिष्ट इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो चलिए हल करते हैं। क्या है, 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6 को हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 मतलब 6।
अब यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 और x के गुणा में क्या है 3, 3 को हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा। इस प्रकार से आ गया 3 एक कम 3, 3 दूना 6। x का मान क्या आया 2/1 का मतलब हुआ 2। x का मान क्या आया 2 आया। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद px अर्थात 3x - 6 का शून्य क्या है 2 है। ठीक, यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से कोई भी बड़ा से बड़ा बहुपद दिया गया होगा हम उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है, देखिए वास्तविक संख्या a, कोई भी वास्तविक संख्या a हो, कोई भी संख्यात्मक मान दिया गया हो तो बहुपद px का एक शून्यक होती है। कब होती है? यदि pa बराबर 0। यदि हमें कोई संख्या a दी गई है, बोला जाए कि यह बहुपद का शून्यक है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके मान को हम x बहुपद में x के स्थान पे रखेंगे। बहुपद में x के स्थान पे रखेंगे। देखिए a का मान हमने बहुपद px में x के स्थान पे हमने रख दिया। अब रखने के बाद बहुपद का मान यदि 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या है वह बहुपद का शून्यक है। अगर मान 0 नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक बहुपद लिया था 3x - 6 और हमने पाया कि इसका शून्यक क्या है, x बराबर 2 है। अब जब इस बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो आप कैसे चेक करेंगे कि इस बहुपद का शून्यक 2 है या नहीं? आप क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे। तो इस तरह से p x की जगह पर 2 रखिए। तो चलिए देखते हैं क्या मान आता है। 3 x की जगह पर 2 रखेंगे -6। अब देखिए 3 दूना 6 -6, 6 में 6 घटाएंगे कितना आ गया 0। तो देखिए जब हमने x का मान 2 रखा बहुपद में तो बहुपद का मान क्या आ गया 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, आगे क्या दिया गया है, गुणनखंड। यदि px घात n बड़ा हो या बराबर हो 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x - a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। मतलब क्या है, सबसे पहले आप समझिए गुणनखंड क्या होता है। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 6 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब 6 के गुणनखंड क्या हो गए 1 2 3 6, 1 2 3 6। गुणनखंड क्या होती है, किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। अर्थात 6 के गुणनखंड 1 2 3 6 हैं तो ये सभी संख्याएं 6 को काटेंगे। देखिए 1 भी 6 को विभाजित करेगा मतलब काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 6 भी काटेगा। इस तरह से हम समझ गए किसी भी संख्या या किसी भी बहुपद का जो गुणनखंड होता है उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। अर्थात भाग करने पर शेषफल क्या आता है 0 आता है। देखिए जैसे 2 से हम 6 को भाग करते हैं तो क्या आएगा 2 3 6। देखिए भागफल शेषफल 0 आ गया। तो इस तरह से कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, शेषफल क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यदि हमारे पास px कोई एक बहुपद है जिसकी घात क्या है 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। ठीक, और बोला गया है कि a कोई वास्तविक संख्या है, मतलब a का कोई भी हम संख्यात्मक मान ले सकते हैं। अब x - a बहुपद px का एक गुणनखंड कब होगी, जब यहाँ से x का मान निकाल कर हम बहुपद में रखेंगे और बहुपद का मान 0 आ जाएगा अर्थात शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि x - 1 इस बहुपद का शून्यक है। x - 1 इसके बराबर हम 0 मानेंगे तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब इस x बराबर a को हम इस बहुपद में यहाँ पे रखेंगे। x के जगह पर देखिए a रखा और हल करने पर बहुपद का मान 0 आ गया तो हम कह सकते हैं x - a इसका एक गुणनखंड है। जैसे हम लेके हल करते हैं, यहाँ पे हमने 3x बहुपद px बराबर 3x - 6 लिया था और इसका हमें इसका शून्य क्या प्राप्त हुआ था x बराबर 2। अब 2 को देखिए बराबर के पहले लाएंगे तो क्या होगा x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। कितना आ गया x - 2। अब x - 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। कैसे है, जब x बराबर हम 2 रखेंगे, x बराबर 2 इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ p x के जगह पर 2 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे -6, 3 दूना 6 -6 कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से x - 2 इस बहुपद का एक शून्यक एक गुणनखंड हो गया और x बराबर 2 इसका एक शून्यक कहलाएगा। तो आपको शून्यक और गुणनखंड में अंतर समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखेंगे क्या दिया गया है।
अगला टॉपिक दिया गया है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मतलब क्या है कि यदि हमें एक बहुपद px दिया गया होगा तो बहुपद का जो शून्यक है उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पर वह x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को काटता है। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि हमें एक बहुपद दिया गया है, मान लीजिए 3x - 6, ठीक। अब इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो इस तरह से x बराबर क्या आ जाएगा 6 और 3 बटा में आएगा, अभी हमने ज्ञात किया था। तो x बराबर क्या आ गया 2 आ जाएगा, ठीक। तो x के मान को हम 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, देखिए ये संख्या रेखा होगी, यहाँ पे बीच में 0 होता है, 1 2 3 इस तरह से हम जानते हैं। 0 के दायां बायां साइड क्या होता है, नेगेटिव मान होता है, ऋणात्मक -1 -2 -3 इस तरह से अनंत तक। अब हमें क्या दर्शाना है संख्या रेखा पर 2 को, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, अर्थात x बराबर क्या हो गया 2 यहाँ पर है, संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया। अब इसी मान को यदि हमें 2D कार्तिक तल जिसमें क्या हो, ये तो अभी x डैश एक ही रेखा थी, अब हमें 2 अक्ष दिए गए हों, x अक्ष और y अक्ष, तब कैसे दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमें दिया गया है एक x अक्ष और एक y अक्ष दिया गया है। अब हम जानते हैं बीच में 0 होता है, 0 के दायां साइड x तरफ धनात्मक मान होता है, 1 2 3 4 इस तरह से, इधर क्या होता है ऋणात्मक 1 -2 -3 इस प्रकार से। y के ऊपर साइड 1 2 3 धन में होता है, नीचे साइड माइनस में होता है, इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए हमें बहुपद क्या दिया गया है 3x - 6, ठीक। इसको हमें संख्या रेखा को निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर कोई बहुपद हम ले लेते हैं, सिंपल सा बहुपद x - 2 हम एक बहुपद ले लेते हैं। अब यहाँ से इसको यदि हल करते हैं तो x बराबर 2 आएगा, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस बहुपद को अगर हमें कार्तिक तल जिस पर 2 अक्ष हों, x अक्ष और y अक्ष, इस ग्राफ पर निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस बहुपद को हम मान लेते हैं, ये बहुपद px हमें दिया गया है तो इसको हम मान लेते हैं y बराबर px, ठीक। अब y बराबर px का मान क्या है, बहुपद x - 2। अब यहाँ से हम x और y के मान प्राप्त करेंगे। x बराबर देखिए x y, x का मान यदि हमने यहाँ पे 0 रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यदि x का मान हमने 2 रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 में 2 घटेगा 0 हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इस मान को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे, क्या दिया गया है x बराबर 0 तो y बराबर -2, x का मान 0 यहाँ पे आएगा, y का -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से 0 -2 इस बिंदु को निरूपित करते हैं। अब x का मान 2 हम लेंगे, x का मान 2 देखिए यहाँ पे आएगा, और y का 0 यहाँ पे है तो 0 यहीं पे आएगा। तो इस तरह से हो गया 2 0, इस बिंदु को निरूपित कर रहे हैं, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, सरल रेखा। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक सरल रेखा खींच दी। अब यह सरल रेखा ग्राफ पर x अक्ष को जहाँ पे काटेगा वही हमारा शून्यक कहलाएगा इस बहुपद का। तो कहाँ पे काट रहा है, x अक्ष को 2 पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक क्या का होगा 2 होगा। देखिए x - 2 दिया है, बराबर अगर हम 0 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा 2 आएगा। तो इस बहुपद का शून्यक 2 हुआ ना। तो इस तरह से हम ग्राफ की मदद से शून्यक ज्ञात करते हैं। तो बच्चों हमने देखा है कि यहाँ पे x क्या है, चर है, और चर की घात 1 है, इसलिए यह कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो हमने देखा कि एक रैखिक बहुपद को जब हम ग्राफ पे दर्शाते हैं तो हमें एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब वह रेखा ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, ठीक। लेकिन ये सभी रेखाएं x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेंगे। देखिए जो ये रेखा आ रही है x अक्ष को यहाँ पे काटी, ये जो रेखा आ रही है x अक्ष को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे। ये रेखा जो हमने अभी खींचा यह किस पे प्रतिच्छेद कर रही है, 2 पर, ठीक। इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि यह रेखा सीधी रेखा x अक्ष को काटे ही ना। कैसे हो सकता है, देखिए अगर हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण की ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं तो रेखा कैसी आती है, सीधी रेखा। तो सीधी रेखा ऐसी भी तो हो सकती है, ये देखिए सीधी रेखा है, यह x अक्ष को कहाँ काट रही है,
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण होता है उसके अधिकतम मान रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, एक। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके शून्य जीरो भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए x अक्ष को ये काट ही नहीं रही है, इसलिए इसके शून्य क्या होंगे, जीरो। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य एक होते हैं और जीरो भी हो सकता है। इसी प्रकार से द्विघाती बहुपद दिया गया हो तो देखिए, अब हम पुनः लेते हैं। जैसे द्विघाती हमें एक बहुपद दिया गया हो 2x² प्लस 3x माइनस 4। अब इसको हम x का मान ज्ञात करके हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए x डैश एक्सिस हो गया, y डैश। तो हमेशा द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है वह यू शेप में बनता है, यू आकार में। तो ये देखिए ऐसे हो सकता है, ठीक, और ऐसे भी हो सकता है। देखिए x अक्ष को दो बिंदु पर काटा, x अक्ष को दो बिंदु पर काट रहा है। यार यह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पे। तो इस तरह से इसके मान कितने हो सकते हैं, दो शून्य हो सकते हैं। अब यह देखिए, अब यह ऐसे भी तो हो सकता है जो कि केवल y अक्ष को काटे, x अक्ष को न काटे। तो यहाँ पे इसके शून्य क्या होंगे, जीरो, एक भी शून्य नहीं होंगे। अब देखिए, तो इस तरह से हमने देखा कि द्विघाती बहुपद रहेगा तो उसके कितने शून्य हो सकते हैं, दो शून्य हो सकते हैं। और अगर इस तरह से काट रहा है तो देखिए x अक्ष को कितने बिंदु पे काटा, एक बिंदु पे, तो कितना एक शून्य भी हो सकता है। और यदि इस तरह से काट रहा है तो देखिए x अक्ष को तो यह ग्राफ काट ही नहीं रहा है, तो कितना शून्य होंगे, तब जीरो हो जाएंगे, मतलब कि नहीं काट रहा है। और इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, जो कि x अक्ष को नहीं काट रहा है। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, तब जीरो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, दो। लेकिन जीरो भी, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पे प्रश्नावली 2.1 हम लोग हल करेंगे, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया है, ठीक। अब इस टॉपिक को समझते हैं। बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जो y बराबर px, मतलब इस बहुपद का ग्राफ जो है x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मतलब कि इस हमने यहाँ पे ग्राफ लिया। इस ग्राफ में देखिए ये सरल रेखा जा रही है, ये सरल रेखा x अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसके कितने शून्य होंगे, जीरो। कितने शून्य होंगे, जीरो शून्य होंगे, क्योंकि यह x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अब दूसरा देखिए, दूसरा ग्राफ में कि x अक्ष को ये वाला ग्राफ कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो लिख देंगे इसके कितने शून्य होंगे, एक शून्य। अब यह ग्राफ कितनी बार काट रहा है x अक्ष को, एक, दो, तीन बार। तो लिखेंगे इसके कितने शून्य होंगे, तीन शून्य। इसी प्रकार से यह ग्राफ देखिए यू शेप में है, मतलब द्विघाती का ग्राफ है ये। और द्विघाती का ग्राफ x अक्ष को यह कितनी बार काट रहा है, एक, दो बार काट रहा है। तो लिखेंगे इसके कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। इसी प्रकार से यह x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक, दो, तीन, चार बार। तो इसके शून्य कितना होंगे, चार। यह कितनी बार काट रहा है, एक। अब देखिए यहाँ पे टच कर रहा है एक बार, यहाँ पे टच कर रहा है एक बार, तो कितना हो गया, एक, दो, तीन। कितने शून्य होंगे, तीन शून्य होंगे। तो इस तरह से हम शून्य ज्ञात करते हैं ग्राफ की मदद से। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या दिया गया है। अगला टॉपिक दिया गया है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो बच्चों यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रश्नावली 2.2 है इसी टॉपिक पर आधारित है। मतलब कि यदि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपको प्रश्नावली 2.2 समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। क्या दिया गया है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक। हम पढ़ेंगे आगे। यदि अल्फा और बीटा एक द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हों तब क्या होता है। देखिए हम जानते हैं कि यदि हमें द्विघाती बहुपद दिया गया हो तो द्विघाती बहुपद मतलब चर की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 2 है। इस प्रकार से इसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2। यदि उन शून्यकों को हमने अल्फा और बीटा नाम दे दिया, अल्फा और बीटा हमने मान लिया, और अल्फा और बीटा इस बहुपद के यदि शून्यक हों हमने मान लिया, तब क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यह सूत्र होता है, आपको याद रखना है। तो देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यक हमने क्या लिया है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस, सूत्र होता है माइनस यक्स का गुणांक। तो देखिए यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, बी है, तो इस तरह से हो जाएगा माइनस, और यक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो हमने रख दिया बी बटा, बटा में क्या होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हमने पढ़ा है ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, ये आपको याद रखना है। अब आगे क्या होगा, तथा शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, तो अल्फा गुणे बीटा, डाट का मतलब यहाँ पे होता है गुणा, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद। इसमें देखिए समीकरण में बहुपद में अचर पद क्या है, सी। ठीक, अचर पद क्या होता है, जिसमें चर वाला पद न हो, यक्स के घात वाली संख्या न हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सी अचर पद है, तो अचर पद हमने सी ले लिया, बटा क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो इस तरह से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। आपको याद रखना है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे दोनों में होता है, और योगफल के लिए माइनस यक्स का गुणांक होता है, और गुणनफल में क्या होता है, ऊपर अचर पद होता है। इतना आपको याद रखना है। अब इसी तरह से यदि त्रिघाती बहुपद हमें दिया गया हो, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, यह हमें त्रिघाती वाला बहुपद एक दिया गया हो, तो हम जानते हैं त्रिघाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं। यदि इन शून्यकों को हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, एक का नाम दे दिया अल्फा, एक का बीटा, एक का गामा, तब क्या होता है, तब क्या होगा, तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बटे ए। माइनस बी क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए क्या है, यक्स की घात 3 का गुणांक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल क्या होता है, माइनस डी बटे सी के रूप में। और यदि हम दो दो को एक साथ लेके जोड़ें, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तब इनके बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। इतना आपको याद रखना है। तो बच्चों यह जो दूसरी टॉपिक है यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टि से, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आपको मेन रखना है, याद रखना है द्विघाती बहुपद को। ठीक, त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, इसलिए हमने ले लिया है, बट यह एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक दिया गया है, देखिए बच्चों इसी टॉपिक्स, अगली टॉपिक्स इसी टॉपिक्स पे आधारित हमारी प्रश्नावली 2.3 है। यदि यह टॉपिक समझिए कि यदि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई तो समझिए कि प्रश्नावली 2.3 आपको समझ में आ गया। ठीक, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा ऊपर समझते हैं क्या दिया गया है। देखिए हम यदि दो संख्या लेते हैं ए और बी, दोनों संख्याओं को भाग करते हैं ए बटा बी, तब क्या होता है, मान लीजिए ए का मान हम 14 ले लिए और बी का मान हमने ले लिया 4। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं को भाग करके हम दो संख्या और प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने 4 से 14 को भाग किया तो कितना हो जाएगा, 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 14 से अधिक न हो, 4 तिहाई 12, 3 हमने यहाँ पे रख दिया, 4 तिहाई 12, 12 यहाँ लिखेंगे। अब 14 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल को काहे से दर्शाते हैं, रिमाइंडर मतलब आर से। आर का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। ठीक, अब 3 इधर जो प्राप्त होता है हमें उसको बोलते हैं भागफल, कोशंट। इसको इंग्लिश में कोशंट बोलते हैं और इसको क्यू से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हो गया, क्यू का मान हमें प्राप्त हो गया 3।
अब बीच वाली संख्या क्या होती है, जिसको हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, अर्थात a का मान हमें क्या है यहाँ पे 14 दिया गया है। और जिस संख्या से हम भाग करते हैं, जिस संख्या से भाग हम देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक, डिवाइजर। तो देखिए भाजक क्या हो गया, b यहाँ पे हमने लिया है और इसका मान क्या है 4। और हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, जहाँ भाज्य क्या है a है, भाजक b है, भागफल q है और शेषफल r है, यहाँ हमने ज्ञात किया है। अब देखिए इसमें आप इसको पुट कीजिए, मेरा बैलेंस समीकरण बैलेंस होता है कि नहीं होता है। a का मान क्या है 14, तो 14 बराबर देखिए b का मान क्या है 4, q का मान क्या है 3, तो b गुणा q है मतलब 4 गुणा 3 होगा, प्लस r का मान क्या है 2 है। अब देखिए 4 3 12, 12 2 14, 14 और इधर देखिए 14 है मतलब 14 बराबर 14 आ गया। इसका मतलब कि हमारा यह भागफल सही है। कहने का मतलब यह है कि जब दो संख्याओं को हम आपस में भाग करते हैं तो हमें दो और संख्याएं प्राप्त होती हैं। सेम यही कंडीशन बहुपद के लिए फॉलो होता है। जब दो बहुपदों को हम आपस में भाग करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने a के जगह पर ले लिया, देखिए a और b, तो a के जगह पर हमने ले लिया px, b के जगह पर ले लिया gx। जब दोनों बहुपदों को हमने भाग किया तो हमें दो अन्य बहुपद भागफल के रूप में qx प्राप्त हो गया और शेषफल के रूप में rx हमें प्राप्त हो गया। अब इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम हमने अध्याय 1 में पढ़ा था। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसकी मदद से हम दी गई समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। अर्थात एल्गोरिथम क्या होता है कि एक ऐसे पहले से हमें कुछ स्टेप्स, कुछ चरण दिए रहते हैं, उन्हीं चरणों को हम फॉलो करके अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं, अर्थात समस्या को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ चरण होते हैं। इसी प्रकार से बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, विभाजित करना, मतलब दो बहुपदों को विभाजित करना। तो हमें यहाँ पे कुछ चरण दिए रहेंगे, उन्हीं चरणों को हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम दो बहुपदों का आपस में भाग करेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, यदि बहुपद px और gx कोई दो बहुपद हो, यहाँ पे हमने px और gx कोई दो बहुपद ले लिया, ठीक, जहाँ gx बराबर 0 ना हो, यहाँ पे gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो आप भाग कैसे देंगे, भाग नहीं दे पाएंगे। आगे बोला गया है तो हम बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें दो बहुपद px और gx दिए गए हों तो इन दोनों बहुपदों को भाग करके हम एक बहुपद qx और एक बहुपद rx प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, हम जानते हैं। इसका मतलब भाज्य का मान क्या है px, तो px बराबर हो जाएगा भाजक मतलब gx गुणा भागफल मतलब qx प्लस शेषफल rx। ठीक, इतना होता है। जहाँ rx का मान 0 हो सकता है, देखिए शेषफल का मान 0 आ सकता है, rx बराबर 0 हो सकता है, तथा अथवा rx की जो घात है वह gx की घात से कम होनी चाहिए, gx की घात से क्या है, छोटी होनी चाहिए। जो यहाँ पर जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसके घात के r जो शेषफल है उसका मान 0 होगा, या फिर इसकी घात से क्या होगा, बराबर होगा, या फिर इससे छोटा होगा। ठीक, इससे छोटा होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे हमें जो gx बहुपद दिया गया है इसकी घात से rx का घात जो है बड़ा हो गया, तब तो एक बार और भाग चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि शेषफल का मान हमेशा gx से छोटा होता है। यहाँ पे देखिए जो भाजक हमने 4 लिया था, तो 4 से मान क्या है, 2 क्या है, छोटा है। यदि 4 से यह बड़ा होता, 5 होता, तब तो एक बार और भाग चला जाता, 4 एकम 4। यदि 4 होता, 4 एकम 4, तो भी भाग चला जाता। इसका मतलब हम जानते हैं कि जो शेषफल होता है वह हमेशा भाजक से छोटा होता है। इस तरह से gx का जो मान है उससे rx का जो मान है वह हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब बोला गया है कि यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यह जो निष्कर्ष हमने अभी पढ़ा, यह जो हमने पढ़ा, यही क्या कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से सभी टॉपिक्स, इस प्रकार से हमने अध्याय 2 के सभी टॉपिक्स का डिटेल में डिस्कशन कर लिया है।
आई होप आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ गई होंगी। यदि किसी टॉपिक्स में आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का अवश्य रिप्लाई देंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अब आगे के जो वीडियोज बने प्रश्नावली 2.1, 2.2, 3, 4 उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।